हेलो गाइज, नमस्ते। जो अपना व्हीलिंग चैप्टर चल रहा है गाइज, उसमें अपन बात कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न की। और अपन यहाँ पर अभ्यास प्रश्न 2.23, 2.24 और 2.25 को बारी बारी से हल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2.23 की। तो इसमें निम्नलिखित युग्मों में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण अंतर आणविक आकर्षण बलों का सुझाव दीजिए। तो आपके यहाँ पर कुछ आपके युग्म बोले तो पेयर्स दे रखे हैं, तो इनके बीच में आपके कौन सा अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करता है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन। तो अगर हम बात करें एन हेक्सेन की, तो एन हेक्सेन की संरचना ऐसे होती है, 5 और ये 6, ठीक है। तो इसमें अपन ये बनाएंगे CH3, CH2, 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 CH2 और CH3। तो गाइज अपन देखते हैं कि जो आपके एन हेक्सेन है, इस एन हेक्सेन में किसी भी प्रकार का आपको ध्रुव नहीं दिख रहा है। और ध्रुव नहीं दिख रहा है मतलब ना तो इसमें कोई माइनस है ना ही प्लस है। तो इसका मतलब ये कैसे हैं आपके अध्रुवीय। ये कैसा हुआ आपके अध्रुवीय। ऐसे कैसे, अगर अपन बात करें एन ऑक्टेन की, तो ऑक्टेन में आपके ये ऐसे हो जाएगा CH2, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपके 8। तो आप देख रहे हो कि जो एन ऑक्टेन है, इस एन ऑक्टेन में भी किसी भी प्रकार का आपके ध्रुव नहीं बन रहा है, मतलब ये भी कैसा है अध्रुवीय। तो एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन दोनों ही कैसे हैं आपके अध्रुवीय अणु है। और जब ये दोनों ही अध्रुवीय अणु होते हैं तो इनमें जो आकर्षण बल कार्य करता है, उस आकर्षण बल को अपन बोलते हैं लंदन। उसका नाम क्या है? लंदन परिक्षेपण बल, ठीक है। तो उस आकर्षण बल का नाम क्या है? लंदन परिक्षेपण बल। अब गाइस, इसको खाली लंदन बल भी बोलते हैं, इसको खाली परिक्षेपण बल भी बोलते हैं, और दोनों साथ मिलके लंदन परिक्षेपण बल कहते हैं। तो ये तो बात होगी इसकी। अब बात करते हैं अपन I2 एंड CCl4, बोले तो आयोडीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आयोडीन की संरचना ऐसी होती है, I बॉन्ड I, ठीक है। तो आयोडीन भी क्या है? विद्युत ऋणी। और आपके ये आयोडीन भी क्या है? विद्युत ऋणी। तो इसमें भी किसी भी प्रकार का ध्रुव नहीं बन रहा है, मतलब ये भी कैसा हुआ? अध्रुवीय। और ऐसे कैसे जो CCl4 होता है वो भी क्या होता है? अध्रुवीय। तो इसका मतलब ये भी अध्रुवीय, ये भी अध्रुवीय। तो इसमें भी कौन सा बल कार्य करेगा? वापस वही लंदन परिक्षेपण बल, ठीक है। तो इस तरह से ये पहले और दूसरे के अंदर आपके कार्य कर रहा है लंदन परिक्षेपण बल। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे वाले में। तो देखो NaCl4, इसको अपन बोलते हैं सोडियम क्लोरेट। और जो सोडियम क्लोरेट है ये बना होता है आपके एक तो Na+ और एक ClO4-। तो इसका मतलब इसमें एक तो क्या बन रहा है? Na+ बोले तो धनायन बन रहा है, और एक ऋणायन बन रहा है, बोले तो इसमें मिल रहे हैं आयन। इसमें क्या मिल रहा है? आयन। और अगर हम बात करें H2O की, तो H2O को अपन ऐसे लिखते हैं H बॉन्ड O बॉन्ड H। तो गाइज, इसमें जो आपके ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है? अधिक विद्युत ऋणी, जबकि जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है? कम विद्युत ऋणी। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा आंशिक धनावेश। तो आपको ये क्या बन गया? एक ध्रुवीय बन गया, ठीक है। तो यहाँ ध्रुवीय बन रहा है और दो ध्रुव बन रहे हैं, माइनस और प्लस, इसलिए ये है आपके द्विध्रुव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके NaCl4 और H2, इसमें जो आकर्षण बल होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। तो इसका नाम क्या है? आयन द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर मैथेनॉल और एसीटोन। तो गाइज, अगर हम बात करें मैथेनॉल की संरचना की, तो मैथेनॉल की संरचना ऐसे होती है CH3 O और H। तो यहाँ पर O क्या है? अधिक ऋण विद्युती है, और यहाँ पर जो आपके हाइड्रोजन है वो क्या है? कम ऋण विद्युती है। तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया? आंशिक ऋणावेश, और इसके ऊपर क्या आ गया? आंशिक धनावेश। तो इसके ऊपर क्या बन गए? दो ध्रुव बन गए, इसलिए ये कैसा है? द्विध्रुव। अब अपन बात करते हैं एसीटोन की। तो एसीटोन की संरचना ऐसे होती है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो वापस इसमें जो आपके ऑक्सीजन है वो अधिक विद्युत ऋणी है, और कार्बन क्या है? कम विद्युत ऋणी, इसलिए इसके ऊपर तो क्या आ गया? आंशिक ऋणावेश, और इसके ऊपर क्या जाएगा? आंशिक धनावेश। तो ये भी क्या बन गया? द्विध्रुव। तो इसका मतलब यहाँ जो आकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन की। तो देखो एसीटोनाइट्राइल की संरचना ये है CH3CN।
इसमें एक तो कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या होता है, अधिक ऋण विद्युतीय, इसलिए इसके ऊपर आएगा आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आएगा आंशिक धनावेश। तो ये भी क्या बन गया आपके द्विध्रुव। और एसीटोन, अभी अपन ने बताया कि एसीटोन क्या है, द्विध्रुव। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा आकर्षण बल कार्य कर रहा है, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो गाइज इस तरह से इनके अंदर आपके आकर्षण बल ज्ञात किया जाता है। गाइज अब अपन बात करते हैं अभ्यास प्रश्न 2.24 की। तो ये क्या कह रहा है, विलेय विलायक आकर्षण के आधार पर निम्नलिखित को n ऑक्टेन की विलेयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके यहाँ पर एक तो KCl पोटेशियम क्लोराइड, CH3OH मेथनॉल, CH3CN एसीटोनाइट्राइल और साइक्लोहेक्सेन दे रखा है। तो गाइज इसके अंदर क्या है कि जो आपके n ऑक्टेन है वो तो क्या है, विलायक, और ये जितने भी होंगे ये सब क्या होंगे, विलेय। अब गाइज इसमें बात कर रहे हैं विलेय विलायक आकर्षण। कहने का मतलब जो आपके विलायक है उस विलायक में जब विलेय मिलाएंगे तो उनमें अगर आकर्षण मजबूत है तो उनकी विलेयता क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उनमें अगर आकर्षण कमज़ोर है तो उनकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं n ऑक्टेन। तो गाइज n ऑक्टेन कैसा होता है, अपन ने ऊपर बताया n ऑक्टेन आपका क्या होता है, एक अध्रुवीय अणु होता है। तो पहले बात तो पता चल गई कि n ऑक्टेन कैसा हो गया, अध्रुवीय अणु हो गया। अब गाइज अपना एक नियम है, अपना क्या नियम है, वो नियम ये है कि समान समान को गोलता है, समान समान को गोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके ये अध्रुवीय हैं और इसमें किसी दूसरे विलय को मिलाएंगे और वो भी क्या होगा, अध्रुवीय होगा, तो अध्रुवीय अध्रुवीय मतलब उसमें इसकी विलेयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब अपन को यहाँ पर यही पता लगाना है कि इसमें ध्रुवीय कौन है और अध्रुवीय कौन है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं KCl। तो जो KCl होता है इस KCl को अपन ऐसे लिखते हैं K प्लस और Cl माइनस। तो इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब एक्चुअली ये क्या है, आयनिक है। ये कैसा है, आयनिक है, और साथ ही साथ ये कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। तो गाइज वो तो है अध्रुवीय और ये कैसा है, ध्रुवीय। इसका मतलब KCl आपके n ऑक्टेन में विलय ही नहीं होगा, मतलब सबसे कम विलेयता किसकी होगी, KCl की। तो ये आपके आएगा चौथे नंबर पे। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। तो गाइज देखो साइक्लोहेक्सेन की अगर अपन बनाए संरचना, तो साइक्लोहेक्सेन की संरचना ऐसी होती है, ये साइक्लोहेक्सेन की संरचना होती है, ठीक है। अब इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर अपन बात करें तो इसमें भी आपके क्या होता है, कोई ध्रुव नहीं होता है, मतलब ये कैसा है, अध्रुवीय। ये कैसा है आपके अध्रुवीय। और अपन ने कहा n ऑक्टेन भी क्या है, अध्रुवीय, और साइक्लोहेक्सेन भी क्या है, अध्रुवीय। इसका मतलब इसकी विलेयता क्या होगी, सबसे अधिक होगी, तो ये नंबर 1 पे रहेगा। अब आगे दो, CH3OH और CH3CN। तो देखो CH3OH की अब आपके हम बात करें तो CH3OH ये रहा CH3OH, ये कैसा मिला आपको, ध्रुवीय। ये कैसा मिला आपको, द्विध्रुव, बोले तो ध्रुवीय हैं ये। और अगर हम बात करें CH3CN तो ये भी कैसा है, द्विध्रुव है, बोले तो ये भी द्विध्रुवीय है। लेकिन गाइज इनकी अगर हम बात करें ध्रुवीयता की, तो इनकी ध्रुवीयता क्या होती है, कम होती है। इनकी ध्रुवीयता क्या होती है, कम होती है। और ध्रुवीयता कम होने का मतलब ये n ऑक्टेन में विलय तो होंगे लेकिन कम विलय होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों में से अधिक ध्रुवीयता किसकी है और कम ध्रुवीयता किसकी है। जिसकी ध्रुवीयता कम होगी वो उसमें अधिक विलय होगा, और जिसकी ध्रुवीयता ज़्यादा होगी वो उसमें विलय क्या रहेगा, कम। अब अपन को पता लगाना, तो देखो CH3OH इसको अपन ऐसे लिखते हैं, CH3O और H, और CH3CN इसको अपन लिखते हैं CH3C और N। अब ध्रुवीयता क्यों आ रही है, वो आ रही है इसमें N के कारण और इसमें O के कारण। यहाँ O विद्युत ऋणी है और यहाँ N क्या है, विद्युत ऋणी। अब गाइज मज़े की बात यह है कि N और O में से अधिक विद्युत ऋणी कौन है, O। अब चूंकि O अधिक विद्युत ऋणी है, इसका मतलब इसमें ध्रुवीयता क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो ये द्विध्रुवीय क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये द्विध्रुवीय क्या होगा, कम। तो ये द्विध्रुवीय क्या है, ज़्यादा है, और ये द्विध्रुवीय क्या है, कम है। अब चूंकि ये द्विध्रुवीय कम है, मतलब एक तरह से कैसा हो जाए, अध्रुवीय, और वो भी कैसा है, अध्रुवीय, मतलब इसकी विलेयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा 2 नंबर पे। तो ये कितने पे चला गया, 3 पे, ठीक है ना। तो अब अपन को क्या करना है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब वो सबसे लास्ट में वो लिखा जाएगा जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे पहले वो लिखा जाएगा जिसकी सबसे कम होगी। तो अपन लिखेंगे ऐसे। अब ये क्रम रहेगा KCl, फिर आपके रहेगा CH3OH, फिर रहेगा CH3CN,
और यहाँ पर रहेगा आपके साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन की संरचना। अब गाइज इसमें बीच में चिन्ह कौन सा आएगा, ग्रेटर देन या लेस देन। तो देखो CH3CN इज लेस देन CH3OH इज लेस देन CH3CN इज लेस देन आपके साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो सबसे कम कौन हुआ, KCl, और सबसे अधिक कौन हुआ, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। अब गाइज अपन बात करते हैं अभ्यास प्रश्न 2.25 की। ये क्या कह रहा है, पहचानिए कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन जल में अत्यधिक विलेय, आंशिक रूप से विलेय तथा अविलेय है। यहाँ पर कुछ यौगिक दे रखे हैं, आपको पता लगाना है कि जल में अत्यधिक विलेय कौन है, आंशिक विलेय कौन है और अविलेय कौन है। तो गाइस पहले सबसे बात करते हैं जल की। तो देखो जो जल होता है वो जल कैसा होता है, आपके एक ध्रुवीय अणु होता है। पहली चीज़ तो ये, जल कैसा होता है, आपके ध्रुवीय अणु होता है, और साथ ही साथ जो जल है वो आपके क्या होता है, एक अकार्बनिक अणु होता है। तो जल एक तो ध्रुवीय होगा और एक आपके अकार्बनिक होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल की। तो गाइस अगर हम बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल की संरचना ऐसे होती है, ठीक है। तो फिनॉल के अंदर मिल रहा है OH, इस OH के अंदर जो O है, O क्या है, विद्युत ऋणी है। तो इसके कारण इसके ऊपर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा आंशिक धनावेश। तो आपके जो फिनॉल है वो फिनॉल कैसा बन रहा है, आपके द्विध्रुवीय बन रहा है, ठीक है। अब चूंकि ये द्विध्रुवीय तो बनता है, लेकिन आप देख रहे हो कि इस फिनॉल के अंदर आपके क्या हो रही है, ये आपकी एक बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है, और बेंजीन की रिंग क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसका कारण इसमें द्विध्रुवीयता क्या होती है, कम होती है। और चूंकि द्विध्रुवीयता इसमें कम है, इसका मतलब जो आपका ये जल है, इस जल के अंदर ये विलय तो है, लेकिन कैसा है, आंशिक विलय है। तो फिनॉल क्या होता है, आपके आंशिक विलय होता है। पहली चीज़ तो फिनॉल क्या होता है, आपके आंशिक विलय होता है। अब अपन बात करते हैं टोलुइन की। तो गाइस देखो टोलुइन की अगर हम संरचना बनाएं तो टोलुइन की संरचना ऐसे बनती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो टोलुइन है, इस टोलुइन में किसी भी प्रकार का आपके ध्रुव नहीं है, मतलब टोलुइन कैसा हो गया, अध्रुवीय। टोलुइन कैसा हो गया, अध्रुवीय। जबकि जल क्या है, ध्रुवीय। तो ये तो बिल्कुल ही क्या होता है, अविलय होता है। तो टोलुइन क्या हो गया, आपके अविलय। अब अपन बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल की। तो गाइस देखो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र ये होता है HCOOH। पहला तो फॉर्मिक अम्ल कैसा हुआ, अकार्बनिक। फॉर्मिक अम्ल कैसा हुआ, अकार्बनिक। और दूसरा गाइस जो ये फॉर्मिक अम्ल है, वो फॉर्मिक अम्ल क्या करता है, जल के साथ बनाता है हाइड्रोजन बंध। तो फॉर्मिक अम्ल क्या करता है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा है। अब चूंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा है, इसलिए ये क्या होता है, अत्यधिक विलय होता है। तो फॉर्मिक अम्ल क्या रहेगा, अत्यधिक आपके विलय रहेगा। किसके कारण, हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण। अब अपन बात करते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। तो देखो एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र ये होता है CH2 यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। तो गाइस जो आपके एथिलीन ग्लाइकोल है, वो एथिलीन ग्लाइकोल भी क्या करता है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। अब चूंकि एथिलीन ग्लाइकोल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा है, इसलिए ये भी क्या होता है, आपके अत्यधिक विलय होता है। तो इसमें अत्यधिक विलयता क्यों आ रही है, वो आ रही है हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। तो गाइस अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म होता है आपके एक कार्बनिक यौगिक। क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, एक कार्बनिक यौगिक। और जल कैसा है, अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक अकार्बनिक में घुलता ही नहीं है, इसलिए क्लोरोफॉर्म क्या रहेगा, अविलय रहेगा। क्लोरोफॉर्म क्या रहेगा, अविलय। और अब लास्ट है आपके पेंटेनॉल। तो देखो गाइस पेंटेनॉल की आपकी संरचना ये होती है CH3 CH2 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 और OH। तो गाइस देखो इसमें क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है। मतलब ये कैसा बन रहा है, आपके ध्रुवीय बन रहा है, मतलब इसमें द्विध्रुव बन रहा है। क्या बन रहा है, द्विध्रुव। अब चूंकि द्विध्रुव बन रहा है, बोले तो ये ध्रुवीय बन रहा है, इसलिए जल में इसकी क्या होगी, विलयता तो होगी, लेकिन ये भी कैसा होगा, आपके आंशिक विलय होगा। ये भी कैसा होगा, आंशिक विलय। अब ये आंशिक विलय क्यों होता है, तो आंशिक विलय इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो आपको ये भाग दिख रहा है, ये कैसा होता है, आपके जल विरोधी भाग होता है।
और चूंकि ये जल विरोधी भाग क्या है, बड़ा है, इसलिए इसकी विलेयता क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए ये कैसा होता है, आंशिक विलेय होता है। तो इस तरह से अपन जल में विलेयता को बताते हैं। ठीक है, धन्यवाद।